नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 20 जुलाई और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें उसके पहले एक छोटा सा प्रश्न आपसे है और वो ये है कि आज दरअसल आप लोग को ये बताना है कि जो वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को जो प्रैक्टिस करने के लिए मुख्य परीक्षा का यानी कि जो मेंस का मैं आपको प्रश्न देता हूं, क्या वो प्रश्न आप लोग को चाहिए या नहीं चाहिए। पता चले कि मैं आपको डेली प्रश्न दे रहा हूं और आप घर पे उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो अंत में आपको जो मेंस का यानी जो मुख्य परीक्षा का जो प्रश्न दिया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए, क्या आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है, आपको वो चाहिए डेली की नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आप प्लीज मुझे कमेंट करके बता दें। फालतू में मेहनत करने का क्या लॉजिक है अगर आपको उसका आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये आप मुझे बता दें। हालांकि बहुत लोग करते होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर आज जरूर दें। ठीक है, इसके अलावा अंत में वीडियो के आपसे जो मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता हूं बहुविकल्पीय फॉर्म में, उसका उत्तर आप लोग ज्यादा से ज्यादा दिया करिए, यानी कि उसका आंसर आप लोग जरूर दिया करिए, उसका फायदा आपको बहुत मिलेगा। ठीक है, खैर चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, तुरंत फटाफट लाइक का बटन प्रेस कर दें, क्योंकि एक लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और फिर कुछ नया और कुछ बेहतर करने की जो है क्षमता हमारे अंदर विकसित होती है। एक मनोबल आता है कि आपके लिए मैं कुछ और बेहतर करूं, कुछ और नया करूं, जिससे आप अपने एग्जाम में उसको क्रैक करके यानी कि करंट अफेयर्स के सारे प्रश्नों को सही करके एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैं आपसे कई बार कहता हूं कि आप अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज आप लोग 15-20 दिन मेरे वीडियो को देखिए करंट अफेयर्स के। यहां से आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ में जो आपका स्टैटिक पोर्शन होता है जीके का, जीएस का, वो भी आपका रेडी हो जाया करेगा। और जब आप पीवाईक्यूज को लगाओगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़े लेवल पर फायदा होगा और आपको लगेगा कि करंट अफेयर्स के साथ में आपका जीएस का एक बड़ा पोर्शन जो है आपका क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। साथ ही साथ में जो आपको मैं टास्क देता हूं बीच बीच में, वो टास्क आपके लिए जरूरी होता है। उस टास्क को अगर आप करते चलोगे, मेरी तरह बताई गई जो बातें होंगी उनको आप फॉलो करते चलोगे, निश्चित रूप से 15-20 दिन बाद आप अपने अंदर एक खास एनर्जी महसूस करोगे कि वाह क्या मजा आ गया, 15-20 दिन में तो मुझे बहुत ज्यादा जो है फायदा हो गया। ये बातें मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं क्योंकि इस पर मैं मेहनत करता हूं और आपको भी मेहनत करने की आवश्यकता है। जब दोनों लोग मिलकर करेंगे मेहनत, क्योंकि जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, क्या होता है, आपका सहपाठी होता है, आपका दोस्त होता है, तो दोस्त के नाते मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरी बातों को मानो। मैं आपका भला चाहता हूं, कोई नुकसान नहीं चाहता हूं। ठीक है, तो इन सब बातों को आप करिए, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। खैर आइए हम लोग आज के वीडियो पर चर्चा करते हैं। उसके पहले हम लोग लास्ट डे के वीडियो के जो क्वेश्चंस थे, यानी कि जो 19 जुलाई का जो करंट अफेयर्स था, उसका हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो फटाफट जो है आप लोग आंसर को सोचिएगा और बताइएगा क्या होगा इसका उत्तर। तो पहला प्रश्न क्या था कि स्मरणिक थिएटर फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में कहां पर किया जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु में किया जा रहा है। मैंने आपको कल इसको डिटेल में बताया था। इसके अलावा विंग्स टू आवर होप पुस्तक निम्नलिखित में से किसके भाषणों पर आधारित है, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर क्या, द्रौपदी मुर्मू के भाषणों पर क्या है ये आधारित है, ये भी आपको बताना है। इसके अलावा हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने उस राज्य के मुख्यमंत्री और 2 अन्य जो है मंत्रियों पर जो है राज्यपाल के खिलाफ बयान देने पर क्या किया है, रोक लगा दिया है। तो वो दरअसल कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दरअसल यह निर्णय दिया है ममता बनर्जी और 2 अन्य नेताओं के खिलाफ। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में कहां पर एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा यानी कि ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया गया, तो ये दरअसल क्या है, फरीदाबाद में, और ये एशिया की ऐसी प्रथम है ये। ठीक है, सुविधा। इसके अलावा हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के आर्थिक वृद्धि दर का पूर्वानुमान 20 अंक से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, तो वो हो जाएगा 7%। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और मैंने कहा था कि आप आईएमएफ के बारे में अर्थात अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा और भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या इसकी महत्ता है इसको भी पढ़ लीजिएगा। इसके आगे हाल ही में दक्षिण भारत के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन कहां पर किया गया है, यह आपको बताना था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा। चलो अब हम आते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। उसके पहले हमने आपसे क्या किया था, एक प्रश्न भी पूछा था। अच्छा, अभी 2 प्रश्न बच गया है। चलो, हाँ, एक प्रश्न था कि हाल ही में कहां पर भारत के पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेव्स का आयोजन हो रहा है, तो वो हो रहा है गोवा में। और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए
कि हाल ही में रवांडा के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, तो पॉल कागामे चुने गए हैं। ये दोनों प्रश्न आपके लिए क्या था, इंपॉर्टेंट था, हमने आपको कल इसको समझाया था। तो ये हो गया हमारा लास्ट डे का अर्थात 19 जुलाई का करंट अफेयर्स रिवीजन का। अब हम आते हैं आज के वीडियो पर। उसके पहले हमने लास्ट में आपसे सुंदर सा, प्यारा सा, स्वीट सा, क्यूट सा एक प्रश्न पूछा था और जिसका उत्तर हमने आपसे कहा था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और अन्य जो उत्तर दिया उनको भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो न्यूनतम उम्र होती है वो कितनी होती है, आपको बताना था। तो न्यूनतम उम्र कितनी होती है, सी ऑप्शन यानी कि 35 जो है होती है इनकी एज लिमिट बेसिकली, ठीक है, न्यूनतम अर्हता की। अब हम आते हैं आज के मुख्य जो है करंट अफेयर्स पर, जिसका उत्तर आप लोग को बताना रहेगा। फटाफट देखिए कि हाल ही में हरित ईंधन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हरित ईंधन, ठीक है। हरित ईंधन के ऊपर हमने एक आर्टिकल योजना का कराया था, अगर आपको याद होगा। नहीं आर्टिकल वो देखा है तो आर्टिकल ग्रीन जो है सॉरी हरित ईंधन के ऊपर पड़ा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। वो आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो प्रश्न क्या है कि हाल ही में हरित ईंधन के इस्तेमाल से जून माह में प्राकृतिक गैस की खपत में कितने प्रतिशत की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 7% ए, बी 10%, सी 15%, डी 20%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 7% तक की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, याद रखना है आपको। इसके अलावा व्याख्या देखते हैं हम लोग फटाफट। तो हाल ही में हरित ईंधन के इस्तेमाल से जून माह में प्राकृतिक गैस खपत में क्या हुई है, 7% तक की क्या हुई, वृद्धि हुई है। अपने आप में दरअसल प्राकृतिक गैस के उपयोग के लिए यह क्या अपने आप में एक अच्छी खबर है। और हाल फिलहाल में जो कंपनियां हैं ग्रीन जो है ईंधन को बढ़ाने के लिए, वो क्या है, अपने नेटवर्क को एक व्यापक स्तर पर फैला रही हैं, ताकि जो है हम लोग क्या काम करें, जो है इन प्रकार के ईंधनों का प्रयोग कर पाए ठीक ढंग से। देश भर में लोग खाना पकाने के लिए हरित ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए इस वर्ष जून में 5,994 मिलियन मीट्रिक जो मानक घन मीटर की खपत हुई है, ये एक डेटा आपके सामने आया है। इसके अलावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार शहरी परिवहन क्षेत्र में भी इसकी मांग क्या है, बढ़ रही है। अब ये सारे डेटा आप अपने मुख्य परीक्षा में लिख सकते हैं, अगर जो है हरित ईंधन के बारे में लिखने के लिए आया, ये सारे डेटा जो है आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। और हरित ईंधन दरअसल आपके मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और हरित ईंधन आपके निबंध के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। एस्से के लिए भी ये टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको नोट कर लीजिएगा। तो आज आपका पहला टास्क ये है कि आप दरअसल आज क्या काम करोगे, आज आपका टास्क पहला है हरित ईंधन के बारे में आप नोट्स बनाओगे, ठीक है। हरित ईंधन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, कंटेम्परेरी इश्यूज है ये, और ये आपको रेडी करना ही करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका टास्क है। इसके अलावा क्या है हरित ईंधन, हरित ईंधन बेसिकली क्या होता है, जो भी आपके लाइव स्टॉक होते हैं, जो भी आपके खरपतवार होते हैं, पशुओं का जो भी वेस्ट होता है, उन सभी चीजों से दरअसल क्या होता है, हरित ईंधन एक तरीके से बनाया जाता है, और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो होता है उसको बढ़ाने में बहुत ज्यादा क्या है, ये सहायक है, ठीक है। तो हरित ईंधन के बारे में आप लोग डिटेल्स में नोट्स आज बना लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन दरअसल कहां पर किया गया है। पहले चरण का उद्घाटन कहां पर किया गया था, कब किया गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। प्लस जो है इसका पहला जो इसका दूसरा जो चरण अभी उद्घाटन हुआ है उसका, वो कहां पर हुआ है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको बताना है कि इसके दूसरे चरण का उद्घाटन लखनऊ में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, मुंबई में हुआ है, या फिर पटना में हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसका भी जो है उद्घाटन दूसरे चरण का कहां पर हुआ, नई दिल्ली में। किसका, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति का, ठीक है। चलो व्याख्या देखते हैं हम लोग इसका। तो हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति के दूसरे चरण का उद्घाटन 19 जुलाई को नई दिल्ली में किया गया है। ये डेट और ये प्लेस यानी कि ये दिनांक और स्थान दोनों आपको क्या करना है, याद रखना है। उद्देश्य क्या है इसका, तो उद्देश्य इसका बहुत महत्वपूर्ण है, और ये है कि इस पहल का लक्ष्य सभी राज्यों को शामिल करके 2024-25 में 20 लाख खेल प्रतिभाओं का मूल्यांकन करना है, उनकी एनालिसिस करनी है। अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है, अपने आप में खेल के क्षेत्र में ये, ठीक है। कीर्ति का पहला चरण कब हुआ था, 12 मार्च 2024 को चंडीगढ़ में इसकी शुरुआत की गई थी, इसके पहले चरण का। और अब दूसरा चरण कहां पर हुआ है, नई दिल्ली में। कब हुआ है, 19 जुलाई को।
पहला कहां हुआ था? चंडीगढ़ में। कब हुआ था? 12 मार्च 2024 को। समझ में आ गई पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, गेवरा और कुसमुंडा खदानें कहां पर स्थित हैं? यह भी चर्चाओं में रहा है, तो आपको बताना है कि दोनों खदानें कहां पर हैं बेसिकली। ऑप्शन आपके झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, असम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ये छत्तीसगढ़ में क्या है? अवस्थित है। तो आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं फटाफट। तो गेवरा और कुसमुंडा खदानें कहां पर हैं? छत्तीसगढ़ में स्थित हैं, एक बात। दूसरा, ये दोनों खदानें क्या हैं? अपने आप में बहुत बड़ी खदानों के रूप में आती हैं और इनका नंबर वैश्विक स्तर पर किस पर आता है? तो ये खदानें दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदानों में दूसरे और चौथे स्थानों पर हैं, यानी कि ये इसका स्थान क्या है? सेकंड, और कुसमुंडा का स्थान क्या है? फोर्थ। ये वैश्विक स्तर की खदानें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि ये कहां पर हैं, और या फिर ये भी पूछ सकता है कि ये किस नंबर की खदानें बनी हुई हैं, तो दूसरी और चौथे नंबर की। ठीक है, याद रहेगा। चलो, इसके अलावा यह खदानें कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा क्या है? ये संचालित है, यानी कि इस कंपनी द्वारा इसको संचालन इसका किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों खदानें क्या काम करती हैं? ये दोनों खदानें एक साथ मिलकर 100 मिलियन टन से, यानी कि 100 मिलियन टन से अधिक कोयले का उत्पादन करती हैं, जो भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 10% है। यानी कि जो सारी खदानें मिलकर करती हैं भारत की, उसका 10% ये खुद क्या करती हैं? अकेले करती हैं। तो अपने आप में क्या है? बहुत बड़ी बात है। ओके, इसके अलावा गेवरा जो खदान है उसका परिचालन 1981 में शुरू किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस देश में भारत के पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये अपने आप में। यानी कि भारत में तो जन औषधि केंद्र ही हैं, आपको पता होगा, लेकिन भारत का पहला जन औषधि केंद्र जो भारत के बाहर कहीं खोला गया है वो कौन सा देश है? आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। नेपाल में खोला गया है वो जन औषधि केंद्र, या भूटान में, या मॉरिशस में, या फिर अफगानिस्तान में। तो इसका उद्घाटन दरअसल मॉरिशस में किया गया है। किसके द्वारा? आपके जो प्यारे से सुंदर से जो विदेश मंत्री हैं, कौन? एस जयशंकर जी, उनके द्वारा दरअसल इसका उद्घाटन किया गया है। कहां पर? मॉरिशस में। आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। तो हाल ही में मॉरिशस में भारत के पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन विदेश मंत्री किसने? एस जयशंकर जी ने, डॉक्टर एस जयशंकर जी ने किया गया है, इनको द्वारा किया गया है। इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने मॉरिशस के ग्रैंड बोवा, नाम याद रखिएगा, कहां पर? ग्रैंड बोवा में, बोवा क्षेत्र में भारत की आर्थिक सहायता से बनी मेडिक्लिनिक परियोजना का भी क्या किया है? उद्घाटन किया। यानी कि जन औषधि केंद्र का भी उद्घाटन किया है और ग्रैंड बोवा क्षेत्र में दरअसल मेडिक्लिनिक परियोजना का भी उद्घाटन किया है। तो दोनों फैक्ट आपके एग्जाम के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। चलो आगे बढ़ते हैं। मॉरिशस के बारे में 2 पॉइंट हम लोग फटाफट देखते हैं। तो पहली बात, प्रधानमंत्री कौन है जो वहां के मॉरिशस के? तो प्रविंद कुमार जगन्नाथ हैं। और मॉरिशस में दरअसल काफी ज्यादा हिंदू आबादी भी है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा यह अफ्रीकी महाद्वीप के तट पर दक्षिण पूर्व में लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर में और मेडागास्कर के पूर्व में स्थित क्या है? एक द्वीपीय देश है। कैसा देश है? द्वीपीय देश है, याद रखिएगा। ठीक है, मॉरिशस लोग घूमने जाते हैं बहुत ज्यादा। चलो आगे है, हाल ही में किस देश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ जारी आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन के लिए दरअसल क्या हुआ था? प्रदर्शन हो रहा था, और वो प्रदर्शन क्या हुआ? हिंसक हो गया, और हिंसक होने के कारण संयुक्त राष्ट्र को हस्तक्षेप करना पड़ा और कहा कि आप जो है इन जो स्टूडेंट्स जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन हिंसक ना होने पाए। तो इसीलिए ये न्यूज चर्चा में है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए प्रदर्शन किया जा रहा था और वो हिंसक हो गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत में, बी पाकिस्तान में, सी बांग्लादेश में, या डी नेपाल में। तो शायद आपके दिमाग में आ रहा हो भारत, या फिर हो सकता है दिमाग में आ रहा हो पाकिस्तान, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश में प्रदर्शन हो रहा था। ठीक है, और अभी हाल ही में आपको पता होगा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी भारत की यात्रा पर भी आई हुई थी और कई सारे समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया था। कौन कौन से समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया था, इस पर हमने आपको डिटेल्स में बताया भी था। और बांग्लादेश भारत के मध्य में जो तीस्ता नदी जल विवाद है, उस पर भी कई सारे बातें सामने आई थी, उस पर भी हमने एक आर्टिकल भी आपको कराया था। और हमने आपसे यह भी कहा था
कि भारत बांग्लादेश संबंधों के बारे में आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए क्या है, जरूरी है। चलो आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग। हाल ही में बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ जारी आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया था और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दरअसल इसमें हस्तक्षेप किया गया था और कहा गया था कि यह दरअसल छात्र किसी भी तरीके से हिंसा वहां पर ना होने पाए, तो इसलिए जरूरी हो जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश के बारे में प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना है, और यह दक्षिण एशिया का क्या है, एक राष्ट्र है। और इसके अलावा उत्तर पूर्व और पश्चिम सीमाएं भारत और दक्षिण पूर्व सीमा किससे मिलती है, इसकी म्यांमार से मिलती है, याद रखिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इसके दक्षिण में क्या है, बंगाल की खाड़ी अवस्थित है, आपको पता होगा, सिंपल सा ये तो फैक्ट है, पूछ सकता है आपसे ये, तो याद रख लीजिएगा इसको। करेंसी क्या है इसकी, टका है। और बांग्लादेश विश्व में 8वां सबसे अधिक आबादी वाला क्या है, देश है। और दरअसल यहां पर अभी प्रॉपर तरीके से इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। बांग्लादेश की स्थापना कैसे हुई थी, शायद अभी सभी लोगों को प्रॉपर तरीके से ये इसके बारे में नॉलेज होगी। बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ, अगर नहीं पता है तो गूगल करके देखिएगा एक बार। चलो इसके अलावा 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस इसका मनाया जाता है, किसका, बांग्लादेश का, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में प्रबंधन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 50% और गैर प्रबंधन वाली नौकरियों में 75% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है? कौन सा ऐसा स्टेट है, तो वो स्टेट आपको बताना है, यानी कि मध्य प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक है, बिहार है। बताइए फटाफट कौन सा ऐसा स्टेट है, तो वो स्टेट है आपका कर्नाटक, यानी कर्नाटक में इस प्रकार का आरक्षण कर दिया गया है। और इसी आरक्षण को लेकर के एक बार चंडीगढ़ और पंजाब जो हरियाणा हाई कोर्ट ने जो है हरियाणा सरकार के इस फैसले को गलत बताया था और जो है ये कहा था कि ये जो है संविधान के नियमों के क्या है, खिलाफ है, बताया था। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में प्रबंधन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 50% तथा गैर प्रबंधन वाली नौकरियों में क्या है 75% आरक्षण क्या किया गया है, कर दिया गया है। हालांकि ये जो है कहीं ना कहीं जो संवैधानिक अधिकार आपको प्राप्त हैं वो इसका वायलेशन करता है। हो सकता है कि ये मामला कोर्ट में जाए, फिर जो है सरकार इस पर कुछ फैसला दे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल ऐसा वहां पर कर दिया गया है। चलो, क्योंकि कोई स्पेशल स्टेट तो है नहीं, स्पेशल स्टेट के मामले में अलग प्रावधान है, जैसे उत्तराखंड के जो है केस में अलग है, वहां पर ग्रुप सी में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आउट ऑफ स्टेट वाले, वहां पर कुछ प्रावधान हैं। स्पेशल स्टेट की कंडीशन में कुछ अलग प्रावधान किए गए हैं, बट अगर स्पेशल स्टेट अगर आप नहीं हैं तो इस प्रकार के प्रावधान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए खैर, नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का मुख्यालय कहां पर है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने, नई दिल्ली, लखनऊ, बरेली, देहरादून। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, ए, अर्थात नई दिल्ली। अब इसके 3 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं और वो कहां कहां पर हैं वो आपको बताना है। नहीं पता है तो गूगल करके देखिएगा कि ICAR के 3 अन्य मुख्यालय कहां कहां पर अवस्थित हैं। चलो आगे हम लोग व्याख्या देखते हैं इसकी। तो हाल ही में कृषि अनुसंधान परिषद ICAR मुख्यालय कहां पर है, यानी कि नई दिल्ली में है। और चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये अभी जो है अपना 96वां स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस मनाया है इसने, किसने, ICAR ने, ठीक है। इसलिए ICAR अभी चर्चाओं में है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। और ये PYQs का क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ICAR का मुख्यालय कहां पर है ये पूछा है, CBCB का मुख्यालय, CSIR का मुख्यालय, ICAR का मुख्यालय, ये सब पूछा है आपसे एग्जाम में, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री जो होते हैं वो ICAR सोसाइटी के क्या होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं, यही पूछा आपसे प्रश्न। CPCB के अध्यक्ष कौन होते हैं, यही पूछा है आपसे, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, गूगल करिएगा, मैं बताऊंगा नहीं इसको, थोड़ा सा मेहनत करिए आप लोग। आपको बताना है कि CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके अध्यक्ष कौन है। और CPCB यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB के अध्यक्ष कौन होते हैं, ये आपको बताना है खुद से, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व इमोजी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने, 12 जून, 12 जुलाई, 17 जुलाई या फिर 18 जुलाई। तो इसका सही उत्तर होगा इमोजी, तो आपको पता ही होगा, अक्सर आप लोगों ने व्हाट्सएप वगैरह पे देखा होगा, ऐसे करके ऐसे बना रहता है, कहीं पर ऐसा दिल बना रहता है तो कहीं पर कुछ बना रहता है, तो इमोजी।
तो विश्व इमोजी दिवस कब मनाया गया था, यानी कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, यानी कि प्रतिवर्ष 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस मनाया गया था। और पहली बार इमोजी को किसने बनाया था ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट्सएप पे तो इमोजी खेलते रहते होगे, लेकिन इस इमोजी को बनाया किसने भाई साहब, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज हम लोग इसी को देखते हैं और ये देख रहे होंगे आप लोग, इन सारे इमोजीज का आप लोग इस्तेमाल करते होंगे। और कई बार क्या होता होगा कि आप लोग किसी को कुछ इमोजी भेजते होंगे, उधर से गुस्से से मैसेज आता होगा, क्या भेज दिए जी, है ना। तो इमोजी का इस्तेमाल भी ठीक ढंग से करना चाहिए। ये भी अपने आप में क्या है, एक आर्ट है, नॉलेज है। ये भी अपने आप में क्या है, जो है अमूर्त शब्दावलियां है, यानी कि इसमें कुछ मीनिंग निकलता है आपको। तो कई बार क्या होता है कि जाने अनजाने में आप कुछ गलत इमोजी भेज देते हो किसी को, फिर वहां से क्रोध में जो है मैसेज आता है, ठीक है। फिर आप संभलते हो कि नहीं अब नहीं भेजूंगा, सॉरी, ठीक है। खैर, तो पॉइंट क्या है कि विश्व इमोजी दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और वर्ष 1999 में, यानी कि 1999 में सिगे ताका कुरिता नाम के जापानी प्रोग्रामर ने पहली बार इमोजी बनाई थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर उसके बाद जो है लास्ट में अलग अलग कंपनियों ने इमोजीज को बनाना शुरू किया था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये आपके लिए क्या है, जरूरी है। चलो, अब आज का प्रश्न आपके लिए है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो कमेंट तो करिएगा, साथ साथ में लाइक का बटन प्लीज फट से आप लोग इसको प्रेस कर दीजिएगा, ये आपसे उम्मीद है। क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनी बिल बोलते हैं। तो मनी बिल को प्रस्तुत किया जाता है कहां पर, राज्यसभा में या लोक लेखा समिति में या लोकसभा में या लोकसभा तथा राज्यसभा में एक साथ। मनी बिल यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धन विधेयक बोलते हैं। धन विधेयक दरअसल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। टास्क 2 आपका यह है, टास्क 2। तो इसका तो उत्तर आपको देना है। और टास्क 2 क्या है, धन विधेयक जो है, कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है, धन विधेयक को कहां पर पारित किया सकता है, इसमें लोकसभा के पास कितनी शक्तियां हैं, राज्यसभा के पास कितनी शक्तियां हैं, इसको लेकर के ये सारी बातें जो है आपको धन विधेयक के बारे में पढ़नी है। तो धन विधेयक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और अक्सर जो है प्रश्न इसी से पूछा जाता है। तो टास्क 2 ये है कि आप इसको रेडी कर लीजिएगा। और आज हमने आपको मुख्य परीक्षा का अभ्यास प्रश्न नहीं दिया है, क्योंकि मुझे जानना है कि क्या आपको मुख्य परीक्षा के प्रश्न का जो अभ्यास प्रश्न मैं देता हूं वो आपके लिए बेनिफिशियल था या नहीं था। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि मुख्य परीक्षा के लिए, यूपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए वो आपको चाहिए प्रश्न मुख्य परीक्षा का या नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं कोशिश करूंगा कल से कि मैं उस प्रश्न को देते समय उसकी थोड़ी सी व्याख्या भी कर दिया करूं। तो आप लोग प्लीज बताइएगा, फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो, ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। कल मिलेंगे हम लोग एक नए सीरीज के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।